हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम हिस्ट्री क्लास 10th बोर्ड का लास्ट चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स आपको पता है बेटा, इकोनॉमिक्स हमने पूरी बुक कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने 4 चैप्टर पढ़े थे बेटा। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था बेटा डेवलपमेंट, सेकंड हमने पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड हमने पढ़ा था मनी एंड क्रेडिट एंड फोर्थ हमने पढ़ा था बेटा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ चुके हैं बेटा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। और आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं 10th बोर्ड ओरिएंटेड, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। और इसके बाद आपकी हिस्ट्री भी क्या हो जाएगी बेटा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। कुछ लेक्चर्स लगेंगे बेटा इस चैप्टर के, थोड़ा लंबा चलेगा ये चैप्टर। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का। बहुत ही शानदार चैप्टर होने वाला है, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम समझेंगे क्या, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। जाहिर सी बात है, चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो जाहिर सी बात है हम प्रिंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्रिंट के बारे में भी क्या पढ़ने वाले हैं वो हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। आज के टाइम पे अगर हम वर्ल्ड को इमेजिन करें बिना प्रिंटेड मैटर के तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम अपने आसपास देखते हैं बेटा तो हम प्रिंट मैटर से या प्रिंट कल्चर से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। कैसे घिरे हुए हैं, देखिए बेटा, हमारे आसपास आपको बुक्स देखने को मिल जाती है। बुक्स से हम पढ़ते नहीं पढ़ते बेटा, वो भी प्रिंट कल्चर का ही पार्ट है। जर्नल्स जो पत्रिकाएं वगैरह आती है ना बेटा, पत्रिकाएं जो आती है बेटा, समझ लो बेटा, जो वीकली मैगजीन वगैरह आती है पत्रिकाएं, वो जर्नल्स कहलाते हैं। न्यूज़पेपर्स, जिसमें हम न्यूज पढ़ते हैं बेटा। print of famous paintings and also in everyday things like theater programs, official circulars, calendars, diaries, advertisements, cinema posters। यानी कि घर से लेकर ऑफिस, ऑफिस से लेकर घर या मार्केट में कहीं भी आप घूमने चले जाओ या घर पे रह लो, आप चारों तरफ से देखेंगे कि हम चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं बेटा, प्रिंटेड मैटर से घिरे हुए हैं। चाहे वो बुक्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, कैलेंडर्स हो, डायरीज हो, रिचुअल्स हो, कुछ भी हो, हम चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं बेटा, प्रिंटेड मैटर से घिरे हुए हैं। ठीक है, वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर बेटा, हम छपे हुए जो साहित्य होते हैं वो हम पढ़ते हैं बेटा। प्रिंटेड इमेजेस को हम देखते हैं बेटा। न्यूज पढ़ते हैं किससे बेटा, न्यूज़पेपर से। और जो पब्लिक के बीच में डिबेट होती है बेटा, वो भी प्रिंट में छपा करती थी। भाई इतिहास में तो प्रिंट में छपती थी ना, अब तो चलो व्हाट्सएप आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, टीवी आ गई है, ठीक है, इंटरनेट आ गया है, तब तो वीडियो दिख जाती है। लेकिन जब ये चीजें नहीं थी तो पहले जो डिबेट हुआ करती थी, पब्लिक डिबेट, वो प्रिंट कल्चर के जरिए तो क्या होती थी, हमारे पास तक पहुंचती थी। वी टेक फॉर ग्रांटेड दिस वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, इस प्रिंट वर्ल्ड को हमने ग्रांटेड लिया है, लेकिन हम भूल गए हैं कि इसका एक लंबा इतिहास है। प्रिंट कल्चर का क्या है बेटा, एक लंबा इतिहास है। तो इस इतिहास को हमें समझना है। देखिए, वी नॉट रियलाइज प्रिंट इटसेल्फ एज ए हिस्ट्री, हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि प्रिंट की अपने आप में एक हिस्ट्री है बेटा, जिसने हमारे जो आज का वर्ल्ड है उसको एक शेप दी है। तो प्रिंट की आखिर हिस्ट्री क्या है, यानी कि प्रिंट कल्चर इवॉल्व कैसे हुआ। When did printed literature begin to circulate, ये प्रिंटेड लिटरेचर जो है यानी कि छपाई वाला जो साहित्य है कब सर्कुलेट होना शुरू हुआ। हाउ हैज इट हेल्प्ड क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड, और किस तरीके से आधुनिक विश्व को तैयार करने में प्रिंट कल्चर ने मदद करी, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, प्रिंट का क्या इतिहास है, कब प्रिंटेड लिटरेचर मार्केट में सर्कुलेट होना शुरू हुआ, और किस तरीके से प्रिंट कल्चर ने बेटा मॉडर्न वर्ल्ड को क्या दिया बेटा, एक शेप दी, या एक हम कह सकते हैं गति दी, एक स्पीड दी। वो हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट, इस चैप्टर के अंदर हम प्रिंट का डेवलपमेंट देखेंगे। किसकी शुरुआत हुई बेटा, कहां से, ईस्ट एशिया से। ईस्ट एशिया में अगर हम बात करें तो बेटा अपना आ जाएगा चाइना, चाइना के अलावा और कहा जाएगा बेटा अपना जापान, और जापान के अलावा क्या आ जाएगा, कोरिया। ये ईस्ट एशियन कंट्रीज है बेटा। और फिर देखेंगे कि ईस्ट एशिया से प्रिंट कल्चर डेवलप होकर किस तरीके से यूरोप में और इंडिया में सर्कुलेट हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहां पे साफ लिखा हुआ है कि अगर प्रिंट कल्चर की बिगिनिंग देखी जाए तो वो बिगिनिंग शुरू हुई थी ईस्ट एशिया से, और फिर कहां पहुंचा बेटा, यूरोप में और इंडिया में पहुंचा बेटा। और हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका इंपैक्ट हुआ बेटा, टेक्नोलॉजी से किस तरीके से आगे बढ़ा, और किस तरीके से इस प्रिंट कल्चर ने हर एक समाज की, सोसाइटी की लिव्स को और कल्चर को भी बदल के रख दिया। ये सारी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि प्रिंट कल्चर ने किस तरीके से एक सोसाइटी के अंदर बदलाव लेके आया, प्रिंट कल्चर किस तरीके से एक इंडिविजुअल की जिंदगी में बदलाव लेके आया, प्रिंट कल्चर ने किस तरीके से आधुनिक विश्व का ढांचा तैयार किया। ये सारी की सारी चीजें हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, और किस तरीके से पूरे यूरोप और इंडिया में सर्कुलेट हुआ। क्लियर है बच्चों। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन बेटा इस चैप्टर का, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। क्लियर बेटा।
चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है तो देखिए, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, सबसे पहली प्रिंटेड बुक्स कौन सी थी, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, वो अब हम समझने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। चलिए द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स देखिए, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। याद रखना बेटा, जो सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी वो कहां कहां पे की गई थी, चाइना, जापान, कोरिया में बेटा। और ये जो सिस्टम था बेटा हैंड प्रिंटिंग का था, यानी कि हाथों से चीजों को लिखा जाता था और उसकी कॉपी बनाई जाती थी हाथों से लिख के ही, ठीक है बेटा। लेकिन 594 एडी में क्या हुआ बेटा, 594 एडी में बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर आल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इन सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। लेकिन 594 एडी में क्या हुआ बेटा, चाइना के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ गई। ये क्या होती है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, देखिए बेटा, इसमें क्या हुआ करते थे बेटा, लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जाते थे और लकड़ी के ब्लॉक्स के ऊपर जो अल्फाबेट्स होते थे उन्हें एनग्रेव्ड करके लिखा जाता था, यानी कि उभरे हुए अक्षर लिखे जाते थे। बात को समझो, एक इमेजिन करो, एक वुड ब्लॉक है बेटा, और वुड ब्लॉक के ऊपर क्या है, मान के चलिए, जैसे एक का नाम है, मान के चलते आयुष, तो आयुष हो गया, डबल ए मान लेते हैं, तो AAYUSH। तो इस तरीके से उस वुड ब्लॉक के ऊपर क्या होता था बेटा, वो आयुष के जो अल्फाबेट थे उसे उभरा हुआ शेप दिया जाता था, और उस उभरे हुए शेप के ऊपर इंक लगा के उसके ऊपर पेपर को रख के उसे रब कर दिया जाता था, जिससे वो जो आयुष नाम की इमेज है या आयुष नाम का जो अल्फाबेट है वो पेपर के ऊपर क्या हो जाते थे बेटा, छप जाया करते थे। इसे हम बोलते थे बेटा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, यानी कि लकड़ी के ढांचे के ऊपर उभरे हुए अल्फाबेट्स को बनाना, काव करके बेटा, यानी कि शेप देके और उसके ऊपर इंक लगा के जब पेपर को रब कर दिया जाता था तो वो सारे के सारे जो अल्फाबेट्स थे वो कहां पे आ जाते थे बेटा, पेपर पे आ जाते थे। इसे कहते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, और इसकी शुरुआत हुई थी 594 एडी में चाइना से, ठीक है। अब याद रखना बेटा, पेपर जो है बहुत ही बारीक हुआ करता था, बहुत ही घटिया क्वालिटी का हुआ करता था, तो इसलिए जो पेपर है बेटा उसके एक ही साइड प्रिंट किया जाता था। क्या किया जाता था बेटा, सिर्फ एक ही साइड प्रिंट किया जाता था बेटा, उसके दोनों तरफ प्रिंट नहीं किया जाता था बेटा, क्योंकि अगर आप ये मान के चलो ये एक पेज है बेटा, अब ये इधर से ब्लैंक साइड, अब अपने इधर प्रिंट करा बेटा तो इंक लगी है बेटा, जाहिर सी बात है वो घटिया क्वालिटी का पेपर है तो पीछे भी इंक दिखेगी, और पीछे भी अगर आपको छाप दोगे तो आगे पीछे देखने वालों को क्या हो जाए, कंफ्यूजन हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि वाकई में लिखा क्या है पेपर के अंदर। तो इस पेपर के अंदर क्या हुआ करता बेटा, पेपर की क्वालिटी जो खराब हुआ करती थी, तो इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की वजह से पेपर के सिर्फ एक ही साइड पर प्रिंट किया जाता था, बैक साइड को खाली छोड़ दिया जाता था। तो एक पेज की एक साइड पर प्रिंट किया, दूसरे पेज के दूसरे साइड में प्रिंट किया, और दोनों की जो खाली साइड होती है उसको जोड़ के स्टिच कर दिया जाता था और एक किताब का रूप दिया जाता था। ऐसे पेज बनाए जाते थे, समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, पेपर के सिर्फ एक ही साइड प्रिंट किया जाएगा, दूसरी साइड को ब्लैंक रखा जाएगा, तो जो दो पेज होंगे जिनके ब्लैंक साइड होगी उनको जोड़ के बॉर्डर से स्टिच कर दिया जाता था और एक किताब फॉर्म की जाती थी, जिसका नाम था बेटा क्या, चाइनीज अकॉर्डियन बुक। क्या बोला जाता था बेटा इसको, चाइनीज अकॉर्डियन बुक बेटा, जो एक फोल्डेड हुआ करती थी और स्टिच हुआ करती थी साइड से। बात क्लियर हो गई बेटा। तो इस तरीके से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई चाइना से 594 एडी में। सुपर्ब स्किल्ड क्राफ्ट्समैन जो हुआ करते थे, यानी कि जो बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हुआ करते थे बेटा, वो इन किताबों की डुप्लीकेट बनाया करते थे बेटा, बहुत ही शानदार एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही शानदार कैलीग्राफी के साथ। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, लिखावट जो बहुत सुंदर तरीके से लिखी जाती है उसे कैलीग्राफी कहते हैं, और इसको लिखने वाले को कहा जाता है कैलीग्राफिस्ट। क्लियर है बेटा बात। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ साथ हैंड प्रिंटिंग भी पैरेलल चल रही थी बेटा, और जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे वो इन अकॉर्डियन बुक की कॉपी बनाया करते थे, बहुत ही शानदार एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही शानदार कैलीग्राफी का इस्तेमाल करके। क्लियर है बेटा, पढ़ लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं क्या है बेटा। अब देखिए बेटा, समय बदलता गया बेटा। चाइना जो है काफी लंबे समय तक मेजर प्रोड्यूसर रहा किसका बेटा, प्रिंटेड मटेरियल का, यानी कि काफी लंबे समय तक चाइना जो है मेजर प्रोड्यूसर रहा प्रिंटेड मटेरियल का। अब समय बदलने के साथ साथ चाइना में क्या हुआ बेटा, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डेवलप हुआ, यानी कि नौकरशाही व्यवस्था चालू हुई। नौकरशाही व्यवस्था चलते समझते हो ना बेटा, जैसे इंडिया में हमारे IAS IPS वगैरह होते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, है ना, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस वगैरह। तो ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होते हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो उसी तरीके से एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चाइना में भी डेवलप किया गया बेटा, जिसमें हर एक इंडिविजुअल की जो रिक्रूटमेंट होगी वो एक सिविल सर्विस एग्जाम के जरिए होगी। जैसे इंडिया में भी एग्जाम होते हैं ना बेटा, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है बेटा ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर एक स्टेट की भी होती है, जैसे आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। वैसे ही चाइना ने भी क्या किया बेटा, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डेवलप किया जिसमें इंडिविजुअल्स की जो हायरिंग हुआ करती थी वो सिविल सर्विस एग्जाम को देने से होगी। अब जाहिर सी बात है उस टाइम पे इंटरनेट व्हाट्सएप वगैरह तो थे नहीं, तो सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा।
तो एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए किताबें चाहिए। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या हुआ बेटा, चाइना में जो है टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करी जा रही थी बहुत ही ज्यादा नंबर में, ताकि लोग उसको पढ़ सके। और 16वीं सेंचुरी तक क्या हुआ बेटा, जो कैंडिडेट्स की संख्या थी, यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम्स के अंदर बैठने वाले जो कैंडिडेट्स की संख्या थी वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी बेटा। और उसके तेजी से बढ़ने से क्या हुआ बेटा, टेक्स्ट बुक की जो प्रिंटिंग है वो भी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्रिंट भी क्या हुआ बेटा, चाइना के अंदर बढ़ गया। यानी कि इस तरीके से प्रिंट कल्चर क्या हो रहा था बेटा, चाइना में फ्लरिश हो रहा था। सबसे पहले क्या हुआ बेटा, टेक्स्ट बुक्स की प्रिंटिंग की गई, और उसके बाद अब आगे हम देखेंगे कि 17 और 18 सेंचुरी में किस तरीके से प्रिंट क्या होता है बेटा, डाइवर्सिफाई होता है अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग श्रेणी में। क्लियर है बेटा? चलिए, तो 16 सेंचुरी में क्या देखा बेटा, टेक्स्ट बुक्स को प्रिंट किया जा रहा था चाइना के अंदर। ठीक है, अब आगे देखिए 17 सेंचुरी तक क्या हुआ बेटा, 17 सेंचुरी में चाइना के अंदर जो अर्बन कल्चर है वो बढ़ने लगा, और प्रिंट क्या हुआ बेटा, डाइवर्सिफाई हुआ। यानी कि पहले जो किताबें जो थी बेटा वो सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स या ब्यूरोक्रेट्स के जरिए पढ़ी जा रही थी, लेकिन अब प्रिंट जो है यानी कि पढ़ने वाले लोग जो है अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। मर्चेंट इस्तेमाल करते थे प्रिंट बेटा एवरीडे लाइफ में, ताकि वो ट्रेड की जानकारी ले सके। भाई मर्चेंट कौन होता है, व्यापारी। व्यापारी किसकी नॉलेज लेगा बेटा, व्यापार की नॉलेज लेगा। तो मर्चेंट यानी कि ट्रेडिंग के ऊपर भी किताबें छापी जा रही थी बेटा। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम ए लीजर एक्टिविटी, यानी कि लोग अपने खाली समय में पढ़ना पसंद करते थे, क्योंकि उस टाइम पर रीले बनाने के लिए मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, तो आदमी रील कैसे बनाता। भाई आज के टाइम पे तो रीले बन जाती है ना, व्हाट्सएप पे कुछ ना किसी वीडियो कॉल कर ली, गॉसिप कर ली, फालतू की बहसबाजी कर ली, ठीक है, फर्जी फर्जी रीले बना लिया पन्ने। तो ये पहले नहीं हुआ करता था। तो खाली समय में लोग क्या करते थे, पहले पढ़ते थे। तो क्या हो रहा था बेटा, 17वीं सेंचुरी में अर्बन कल्चर जैसे चाइना के अंदर ब्लूम हो रहा था, तो क्या हो रहा था, प्रिंट कल्चर जो है वो डाइवर्सिफाई हो रहा था। यानी कि पहले किताबें जो लिमिटेड कैटेगरी में प्रिंट करी जा रही थी, अब कैटेगरीज क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। मर्चेंट जो है वो ट्रेडिंग के बारे में पढ़ता था, और ट्रेडिंग से रिलेटेड किताबें छापी जा रही थी, फिक्शनल किताबें छापी जा रही थी, पोइट्री छापी जा रही थी, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज और रोमांटिक प्लेस भी छापे जा रहे थे। भाई किसी को रोमांस पढ़ना पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को एक्शन पसंद है, किसी को फिक्शनल कहानियां पसंद है, किसी को ऑटोबायोग्राफी पसंद है। तो अलग अलग लोग थे जो लीजर एक्टिविटी के टाइम पे यानी कि रीडिंग करा करते थे बेटा खाली टाइम पे। तो जाहिर सी बात है, जिसका जैसा टेस्ट है वैसी किताबें क्या करी जा रही थी बेटा, प्रिंट करी जा रही थी। जो अमीर महिलाएं थी बेटा वो पढ़ भी रही थी बेटा, और साथ के साथ क्या कर रही थी, अपनी किताबें प्रिंट भी कर रही थी। जो पत्नियां थी स्कॉलर ऑफिसर्स की बेटा, वो भी अपनी किताबों को प्रिंट कर रहे थे बेटा, और हर एक इंडिविजुअल की लाइफ को क्या कर रहे थे बेटा, बदलने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्प्लिश्ड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी। लेकिन याद रखना बेटा, जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो इतनी सक्सेसफुल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी बेटा, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग टास्क बहुत था। तो इस प्रिंट कल्चर को चाइना के अंदर बूम दिया बेटा एक टेक्नोलॉजी ने। और ये टेक्नोलॉजी आई कहां से बेटा, ये टेक्नोलॉजी आई बेटा वेस्ट से। कहां से आई बेटा, वेस्ट से आई। याद रखना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तो चाइना की देन है, लेकिन जो इस प्रिंट कल्चर के अंदर बूम आएगा, सर कौन सी टेक्नोलॉजी थी वो हम आगे पढ़ेंगे, कि वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी, वो चाइना में कैसे पहुंची, वो भी हम पढ़ेंगे बेटा। लेकिन इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए टाइम कंज्यूमिंग टास्क था, ज्यादा किताबें प्रिंट नहीं हो पा रही थी, एक नई टेक्नोलॉजी आई बेटा। और वो कहां से आई बेटा, वेस्ट से आई बेटा। जब मैकेनिकल प्रेसेस सेटअप होने लग गई बेटा, और जब वेस्टर्न कंट्रीज जब चाइना में पहुंचने लगी और अपनी प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप करने लगी, तो शांघाई जो कि चाइना की क्या है बेटा, फाइनेंस कैपिटल है, उसे प्रिंट कल्चर का एक नया हब बनाया गया बेटा। और ये वो समय था जब चाइना के अंदर हैंड प्रिंटिंग से वो कहां पे शिफ्ट हो रहे थे बेटा, मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट हो रहे थे। तो सब प्रिंट टेक्नोलॉजी कौन सी आई बेटा, वेस्ट कंट्री से चाइना में कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी, कौन सी मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आई थी, वो सारी की सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे आपको चाइना का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है कि चाइना में किस तरीके से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, और किस तरीके से चाइना में प्रिंट कल्चर क्या हुआ बेटा, फ्लरिश हुआ। क्लियर है बेटा? पढ़ लो बेटा इसको। आगे देखिए, आगे क्या है, अब देखिए प्रिंट इन जापान। अब चाइना में तो पहुंच गया, अब जापान में प्रिंट कल्चर कैसे पहुंचा। तो देखिए, चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले, उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में इंट्रोड्यूस किया अराउंड 768 से लेकर 70 एडी के बीच में। याद रखना बेटा, जापान में प्रिंट कल्चर कैसे पहुंचा, चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे बेटा, उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में पहुंचाया बेटा। और इस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबसे ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंट की गई, उसका नाम था बेटा बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। और याद रखना कब प्रिंट की गई थी बेटा, 868 में प्रिंट की गई थी, 868 एडी में बेटा, जिसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। और 6 शीट थे बेटा इसमें टेक्स्ट के, और वुडकट इलस्ट्रेशंस भी थे। क्लियर है बेटा? फिर समय के साथ साथ जापान में पिक्चर जो है वो टेक्सटाइल्स पे प्रिंट होने लगी, प्लेइंग कार्ड जो ताश के पत्ते हम खेलते हैं उस पर प्रिंट होने लगी, पेपर मनी पे प्रिंट होने लगी। और मिडिवियल जापान यानी कि मध्यकालीन जापान के अंदर पोएट्स, जो कवि और जो कविताएं लिखने वाले राइटर्स थे, वो लगातार किताबें पब्लिश कर रहे थे बेटा। और किताबें जो है बहुत ही सस्ती और इजिली अवेलेबल थी मार्केट के अंदर। क्लियर है बेटा? और ध्यान रखना बेटा क्या हुआ,
विजुअलाइज मटेरियल को भी प्रिंट किए जाने लगा। विजुअलाइज मटेरियल का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, जैसे दो लोग चाय पी रहे हैं तो उनकी पिक्चर बना के प्रिंट करना, गेट टुगेदर हो रहे हैं उनकी पिक्चर बना के प्रिंट करना, मार्केट में लोग कैसे बातें कर रहे हैं उनकी पिक्चर्स बना के प्रिंट करना। तो जापान के अंदर क्या हो रहा था बेटा, विजुअलाइज मटेरियल को भी क्या किया जा रहा था बेटा, प्रिंट किए जा रहा था। ठीक है, इन द लेट 18th सेंचुरी इन द फ्लरिशिंग अर्बन सर्कल्स एट ईडो। अभी ईडो याद रखना बेटा, ये ईडो क्या है, एशियंट नेम है टोक्यो का। जापान की कैपिटल कौन सी बेटा, टोक्यो। तो याद रखना बेटा, वहां पे विजुअलाइज मटेरियल को प्रिंट किया जा रहा था, जैसे आर्टिस्ट कोटेशंस एंड टी हाउस गैदरिंग्स। ठीक है, लाइब्रेरीज और बुक स्टोर जो है पूरी तरीके से हैंड प्रिंटेड मटेरियल से पैक हो गई थी बेटा। महिलाओं के ऊपर किताबें लिखी जा रही थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर, टी सेरेमनी के ऊपर, फ्लावर अरेंजमेंट्स के ऊपर, प्रॉपर एटिक के ऊपर, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस के ऊपर भी क्या हो रही थी बेटा, किताबें लिखी जा रही थी। यानी कि एक तरीके से जापान में भी क्या हो रहा था बेटा, प्रिंट कल्चर फ्लरिश हो रहा था, जो कि जापान में कौन लेके गया बेटा, जापान में लेके गए चाइना के बुद्धिस्ट मिशनरीज। क्लियर हो गई बेटा बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना में वुडब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई और फिर बुद्धिस्ट मिशनरीज के जरिए चाइना से कहां पहुंची बेटा, जापान में पहुंची। क्लियर बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है ये सही देखिए बेटा, ये बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र है बेटा ना, जापानीज, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब यूरोप में प्रिंट कैसे पहुंचा, यूरोप आ गया बेटा वेस्टर्न कंट्री। चाइना के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो यूरोप क्या हो गया बेटा, वेस्टर्न कंट्री हो गया। क्लियर है बेटा। चाइना में या सॉरी क्या वेस्ट कंट्री में, यानी कि यूरोप कैसे, सॉरी यूरोप में किस तरीके से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहुंची। तो देखिए सदियों से सिल्क और स्पाइसेस जो है चाइना से वेस्ट में पहुंचता था बेटा, किसके जरिए, सिल्क रूट के जरिए। यह हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में बेटा, कि सिल्क रूट के जरिए सिल्क और स्पाइसेस जो है चाइना से ट्रेवल होकर कहां पे जाते थे बेटा, यूरोप में जाते थे। यह हमने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया है बेटा, पढ़ा है। अब याद रखना बेटा 11वीं सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में जो चाइनीज पेपर है वो भी यूरोप किस रूट से पहुंचा बेटा, इसी सिल्क रूट से पहुंचा। याद रखना बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, जो चाइनीज पेपर है, सिर्फ पेपर की बात हो रही है, नॉट टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। चाइनीज पेपर जो है वो 11वीं सेंचुरी में इसी सिल्क रूट के जरिए कहां पहुंचा बेटा, यूरोप में पहुंचा। तो सर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे पहुंची, देखिए बेटा, अब पेपर पहुंच गया, तो पेपर पहुंचने से क्या हुआ बेटा, यूरोप के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया, जो कि बहुत ही शानदार स्क्राइब्स के जरिए लिखी जा रही थी। तो सर अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे पहुंची यूरोप में, तो देखिए 1295 में मार्को पोलो नाम के एक इटालियन एक्सप्लोरर थे बेटा। इस एक्सप्लोरर कौन होते हैं बेटा, जो देश दुनिया में घूमते हैं और वहां की संस्कृति और वहां के कल्चर को सीखते हैं और अपनी कंट्री में क्या करते हैं बेटा, उसे आके अप्लाई करते हैं। तो मार्को पोलो जो व्यक्ति थे बेटा, वो 1295 में क्या करते हैं बेटा, इटालियन एक्सप्लोरर थे बेटा, उन्होंने अपना काफी समय चाइना में गुजारा। कहां पे गुजारा बेटा, उन्होंने अपना काफी समय चाइना में गुजारा। और आपको पता है बेटा, चाइना के पास वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तो बेटा बहुत पुरानी थी। तो मार्को पोलो ने इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी की नॉलेज ली और उस नॉलेज को वो अपने साथ वापस से कहां पे लाए बेटा, इटली में लाए। अब पेपर तो यूरोप में पहुंच ही चुका था और इटली में मार्को पोलो क्या लेके आ गए थे बेटा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेके आ गए थे। तो इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके क्या हुआ बेटा, वहां पे किताबें छपने लगी और इटली से धीरे धीरे ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है पूरे यूरोप में क्या हो गई बेटा, सर्कुलेट हो गई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ बेटा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में पहुंची। पेपर कैसे पहुंचा बेटा, सिल्क रूट के जरिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे पहुंची बेटा, तो मार्को पोलो लेके गए बेटा, क्योंकि उन्होंने काफी साल कहां बिताए थे बेटा, चाइना में बिताए थे। और चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहले से ही थी, तो उन्होंने वहां से ज्ञान लिया उसका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का और उसे इटली में अप्लाई किया। और इटली में फिर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से किताबें छपने लगी और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है पूरे यूरोप में सर्कुलेट हो गई। लेकिन देखिए बेटा, कुछ लग्जरी किताबें जो हुआ करती थी वो आज भी हाथों से लिखी जा रही थी, वो भी किसके ऊपर बेटा, वेलम के ऊपर। वेलम क्या होता है बेटा, जानवरों की जो खाल होती है। देखिए अमीर आदमी जो होता है इस घटिया क्वालिटी के पेपर को पसंद नहीं करता है। अमीर आदमी जो है वो मैनुअल चीजों को ज्यादा पसंद करता है जो हाथों से लिखी जाती थी। अब पेपर की क्वालिटी खराब थी बेटा, तो वेलम, वेलम का मतलब क्या होता है, जानवरों की चमड़ियों को सुखा के उसके ऊपर हाथों से जो लिखा जाता था क्रेव करके, उसे कहते हैं वेलम। तो अमीर आदमी जो लोग थे वो इसको पसंद कर रहे थे बेटा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो यूरोप की क्या थी बेटा, गरीब थी, जो कि इन प्रिंटेड बुक्स को खरीदी थी, जो कि बहुत ही चीप थी बेटा, ठीक है। मर्चेंट और स्टूडेंट जो थे यूनिवर्सिटी में बेटा, वो इन चीपर प्रिंटेड कॉपीज को खरीद रहे थे बेटा और अच्छी तरीके से क्या ले रहे थे बेटा, ज्ञान ले रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, डिमांड जो है किताबों की बढ़ने लगी। पूरे यूरोप में बुक सेलर जो है किताबों को एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, साथ के साथ यूरोप के अंदर क्या कर रहे थे, पब्लिश भी कर रहे थे। जगह जगह पे बुक फेयर्स यानी कि मेले लगने लग गए बेटा। और हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स भी साथ के साथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ चल रही थी, यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से भी प्रिंटिंग हो रही थी और साथ के साथ जो बड़े बड़े शानदार स्क्राइब्स होते हैं वो उनकी डुप्लीकेट भी क्या कर रहे थे, हाथों से लिख के बना रहे थे। पहले जो स्किल्ड हैंड राइटर्स थे वो सिर्फ अपना इंडिविजुअली काम करते थे, लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ जाने के बाद जो बड़े बड़े बुक सेलर्स थे या जो बड़े बड़े आदमी थे बेटा, उन्होंने क्या किया बेटा, इन स्क्राइब्स को हायर करना शुरू कर दिया। लगभग मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्कड फॉर वन बुक सेलर, यानी कि एक बुक सेलर के लिए लगभग 50
स्क्राइब्स काम कर रहे थे, यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और हैंड प्रिंटिंग जो है बेटा वो क्या चल रही थी, साथ के साथ चल रही थी, पैरेलल चल रही थी। लेकिन हैंड रिटन टेक्नोलॉजी और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी जितनी डिमांड्स थी बेटा किताबों की, उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही थी। उस हिसाब से क्या नहीं हो पा रही थी बेटा, सप्लाई नहीं हो पा रही थी। क्यों बेटा, क्योंकि कॉपी करना एक्सपेंसिव था, लेबर टास्क था और टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। मैन्युस्क्रिप्ट जो थे बेटा वो बहुत ही नाजुक थी, उसको हैंडल करना मुश्किल था और उसे हर जगह ले जाया नहीं जा सकता था, ना ही पढ़ा जा सकता था। ठीक है, तो सर्कुलेशन जो हो रहा था वो रिमेन लिमिटेड था। ठीक है, और किताबों की जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी क्या होती जा रही थी बेटा, पॉपुलर होती जा रही थी। ये बात ध्यान रखना। लेकिन याद रखना बेटा, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी इतनी फास्ट नहीं थी कि वो बढ़ती हुई डिमांड को पूरा कर पाए। तो ये वो समय था बेटा, ये वो समय था जब हमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर एक क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन चाहिए बेटा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो बहुत ही तेजी से और बहुत ही सस्ती रेट में क्या कर सके बेटा, टेक्स्ट को रिप्रिंट कर सके। और ये वो समय था जहां पे प्रिंट के अंदर हमें एक इनोवेशन की जरूरत थी, एक शानदार इन्वेंशन की जरूरत थी, क्योंकि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी और डिमांड बढ़ने के साथ साथ सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। तो ये वो समय था जब हमें क्या चाहिए था बेटा, तब हमें एक चाहिए था बेटा इन्वेंशन। और याद रखना बेटा, आवश्यकता ही क्या है बेटा, आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता ही क्या होती है बेटा, आविष्कार की जननी होती है। और जरूरत थी एक बहुत ही शानदार प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की, एक बहुत ही शानदार इनोवेशन की। और वो इनोवेशन दिया बेटा स्ट्रासबर्ग जर्मनी के निवासी, जिनके नाम था जोहान गुटेनबर्ग, जिन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी थी 1430s के आसपास। क्लियर हुआ बेटा। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से भी क्या हुआ बेटा, डिमांड पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो पाई बेटा। ये वो समय था जब एक शानदार रिवोल्यूशन की जरूरत थी, एक शानदार इन्वेंशन की जरूरत थी बेटा प्रिंट कल्चर के अंदर। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो स्ट्रासबर्ग जर्मनी के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम था जोहान गुटेनबर्ग, उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने एक शानदार डेवलप करी प्रिंटिंग प्रेस 1430s के टाइम पे। अब कैसे करी, कब करी, क्या उनका आइडिया था, कैसे उन्होंने मॉडल तैयार किया, ये सारी की सारी बातें जो हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मेरी एक क्लास है। तो ये सारी की सारी बातें हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वो प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन किस तरीके से किया, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस पूरे यूरोप में कैसे सर्कुलेट हुई, फिर किस तरीके से रीडिंग कल्चर आगे बढ़ा, फिर इंडिया में उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, इंडिया में किस तरीके से प्रिंट कल्चर पहुंचा, और इंडिया में जब प्रिंट कल्चर नहीं पहुंचा था तो उससे पहले किताबें किस तरीके से लिखी जा रही थी। ये सारी की सारी बातें जो है बेटा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 2। और आज जितना पढ़ाया है उसको वापस से रिकॉल करिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना बेटा। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, बाय बाय।